नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार में आज कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना को चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखने की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आज साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। इजरायली हमले में हमास की गाजा पट्टी प्रमुख मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि। और आईपीएल क्रिकेट में आज पहले प्लेऑफ में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार में आज कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सिक्किम में प्रधानमंत्री राजधानी गंगटोक में सिक्किम के 50 वर्ष प्रयोजन मूलक प्रगति और प्रकृति के साथ विकास विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे राज्य में कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के राजनीतिक सचिव विकास बसनेत ने कहा कि लोगों में प्रधानमंत्री के स्वागत और उन्हें सुनने की उत्सुकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और आने के बाद ये अपना विभिन्न उद्घाटन करेंगे विभिन्न डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के। उसके बाद में उनका संभाषण मुख्य आकर्षण रहेगा और संभाषण के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। प्रधानमंत्री के सिक्किम दौरे पर और अधिक जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगटोक में पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के 50 साल पूरे होने के उत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नामची में 750 करोड़ रुपए की लागत से बने 500 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दूसरी परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गेजिंग में पर्यटन स्थल, पेलिंग में रोपवे और गंगटोक जिले में पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का स्थापित करना शामिल है। प्रधानमंत्री के दौरे को और यादगार बनाने के लिए सिक्किम सरकार आज शाम एक ड्रोन शो का आयोजन करेगी। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से 2.5 लाख से अधिक लोगों और 100 से अधिक वाणिज्यिक संस्थानों और उद्योगों को पीएनजी तथा लगभग 19 सीएनजी स्टेशनों को सीएनजी उपलब्ध होगी। इससे ईंधन सस्ता होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम बिहार में पटना हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इससे जुड़ी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बिहार दौरे पर पहुंचने के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसके विस्तार से हवाई यात्रियों को काफी सुविधा होगी। श्री मोदी पटना जिले में ही बन रहे दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे बिहटा एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव के निर्माण कार्य की भी शुरुआत करेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री पटना में एक भव्य रोड शो करेंगे, जो पटना हवाई अड्डे से शुरू होगा और भाजपा मुख्यालय पटना में समाप्त होगा। करीब 6 किलोमीटर के रोड शो में 32 स्थानों पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और रोड शो के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पटना से धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। ये परियोजनाएं देश भर में सड़क परिवहन, बिजली और जल संसाधन से जुड़ी हैं। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि अमल संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने में देरी से लागत बढ़ती है और जनता जरूरी सेवाओं से वंचित रहती है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा से जुड़ी लोक शिकायतों की समीक्षा के दौरान कहा कि शिकायतों का गुणवत्ता परक और समयबद्ध तरीके से निपटारा जरूरी है। उन्होंने सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करने पर जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र की उत्तम कार्यशैली अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है और इससे राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूती मिलेगी।
अब तक प्रगति बैठकों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 373 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन की समीक्षा का मंच है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट प्लस 50% इस चीज का ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल ने किसान क्रेडिट कार्ड पर चालू वित्त वर्ष में वर्तमान 1.5% ब्याज अनुदान योजना को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 4% पर 2 लाख रुपए तक का किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रीमियम संग्रह, बीमा का दायरा बढ़ाने और दावों के अनुपात सहित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि सेवा उपलब्धता और दक्षता में सुधार के लिए सभी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के डिजिटल रूपांतरण की आवश्यकता है, ताकि दावों का समयबद्ध और सटीकता से निपटारा किया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन के इस सम्मेलन में कई सत्र होंगे। इनमें कवियों से मुलाकात, भारत का स्त्रीवादी साहित्य, साहित्य में परिवर्तन बनाम साहित्य से परिवर्तन तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशा विषय पर सत्र शामिल हैं। सम्मेलन में देवी अहिल्याबाई होलकर की गाथा भी प्रस्तुत की जाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पनामा में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने आज आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रवैये की पुनः पुष्टि की है। श्री थरूर ने कहा कि देश किसी भी आतंकी हमले का सख्ती से जवाब देगा। पनामा में भारतीय दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री थरूर ने कहा कि पहलगाम में हुआ बर्बर आतंकी हमला उन कुटिल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था, जिन्हें पाकिस्तानी सेना पर्यटन के साथ फल फूल रही कश्मीरी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए अपनाना चाहती है। This terrorist action was in pursuance of a cynical set of objectives that sadly only the Pakistani military seems to want to pursue. To undermine our country, to undermine the Kashmiri economy, which was booming with tourism. There were 100% growth in tourism in Kashmir between the first 4 months of last year and the first 4 months of this year. And by a terrorist attack, they knew they could stop tourists coming. And indeed, there has been a dramatic collapse in tourism in the weeks afterwards, which we hope can be reversed. But that too is an objective only of our nation's enemies. भाजपा सांसद वैजंत पांडा के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्देल बिन अहमद अल जुबैर से रियाद में बातचीत की। Clearly, as a country which has itself faced terrorism and takes a zero tolerance policy against terrorism, we are on the same page as Saudi Arabia, and therefore this closeness that has developed is only getting bigger and better and stronger and deeper, and that's a good sign in the fight against cross-border terrorism sponsored by Pakistan. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता मेजर धान सिंह थापा को, जिन्होंने 1962 में चीन भारत युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
1928 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे मेजर धन सिंह थापा अगस्त 1949 में 8 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर थापा लद्दाख में पैंगोंग झील के पास एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिरिजाप 1 पोस्ट पर सी कंपनी की एक पलटन की कमान संभाल रहे थे। इस पलटन का काम चुशुल एयरफील्ड की रक्षा करना था। 21 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने इस पोस्ट पर तोप और मोर्टार से तेज हमला किया। इस हमले में वहां क्षेत्र में आग लगने के साथ साथ कुछ वायरलेस सेट को भी नुकसान पहुंचा। संख्या में कम होने के बावजूद मेजर थापा और उनके साथियों ने लगातार 2 बार दुश्मन द्वारा किए गए हमलों को विफल कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। लगातार हो रहे दुश्मन के हमलों से विचलित हुए बिना मेजर थापा और उनके साथी दुश्मन का मुकाबला डटकर करते रहे। इसके बाद चीनी सेना ने टैंकों की मदद से तीसरा और अधिक तीव्र हमला किया। गोला बारूद की कमी के बावजूद पलटन ने प्रतिरोध जारी रखा। जब चौकी पर आखिरकार दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो मेजर थापा अपने ट्रेंच से बाहर निकले और दुश्मन के साथ अपने हाथों से मुकाबला किया। अंत में दुश्मन ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अपने असाधारण साहस, नेतृत्व और बहादुरी के लिए मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि गाजा में हमास का नेता मोहम्मद सिनवार मारा जा चुका है। उसकी मौत इस महीने के शुरू में इसराइल के एक हवाई हमले में हुई। सिनवार हमास नेता याहया सिनवार का भाई था। संसद में श्री नेतन्याहू ने कहा कि हाल के इसराइली हमले में गाजा में हमास के नियंत्रण वाले ठिकानों को ध्वस्त करने पर केंद्रित रहे हैं। अरबपति अमरीकी और ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग डॉज के प्रमुख एलन मस्क ने इस्तीफा दे दिया है। श्री मस्क ने एक दिन पहले ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा था कि व्यय विधेयक से बजट घाटा बढ़ेगा और डॉज टीम का महत्व कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और इसे देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। श्री ढींढसा का कल शाम पंजाब के मोहाली में एक अस्पताल में निधन हो गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों तक गरज के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में प्ले ऑफ मैच के पहले क्वालिफायर में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एलिमिनेटर राउंड में कल मुंबई इंडियंस का मैच गुजरात टाइटन से होगा। प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके अलावा टेनिस में भारत के यूकी भामरी और उनके अमरीकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे ने पेरिस में फ्रेंच ओपन पुरुष डबल्स के पहले दौर में जीत हासिल की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद देवेंद्र। केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में की गई वृद्धि, मणिपुर में बढ़ी राजनीतिक हलचल, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग और तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान के गठन से जुड़ी खबरें अधिकांश अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, किसानों को खरीफ की फसलों का ज्यादा दाम, रियायती दर पर कर्ज मिलता रहेगा। वीर अर्जुन लिखता है, केंद्र का किसानों को तोहफा, धान का एमएसपी 3%, दलहन तिलहन का 9% तक बढ़ा। जनसत्ता के पहले पन्ने पर है, मणिपुर में सरकार बनाने की मांग, राज्यपाल से मिले 10 विधायक। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की तैयारी राष्ट्रीय सहारा में है। हिंदुस्तान ने लिखा है, जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में मिला था जले नोटों का 1.5 फुट ऊंचा ढेर। केंद्र ने तीनों सेनाओं में अंतर सेवा संगठन अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचित किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार में आज कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना को चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखने की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इजरायली हवाई हमले में हमास के गाजा पट्टी प्रमुख मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि। और आईपीएल क्रिकेट में आज पहले प्लेऑफ में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।